नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा दे। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां प्री बजट पर सीएम मनोहर लाल वर्चुअली बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्री बजट पर सीएम मनोहर लाल बैठक कर रहे हैं। बता दें आपको कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक हो रही है, जहां आपको बता दें कि ये बैठक वर्चुअली हो रही है, जहां संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस वर्चुअली बैठक में जुड़े हुए हैं। वहीं साथ ही पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में प्री बजट पर सीएम मनोहर लाल बैठक कर रहे हैं। जहां बता दें कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही वर्चुअली संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। प्री बजट पर सीएम मनोहर लाल की बैठक हो रही है, जहां आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल बैठक कर रहे हैं, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम चर्चा कर रहे हैं। वर्चुअली संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। साथ ही पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी बैठक में मौजूद है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्री बजट पर सीएम मनोहर लाल की बैठक हो रही है, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम चर्चा कर रहे हैं। वर्चुअली संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान जुड़े हुए हैं। बता दें आपको, सीएम प्री बजट पर बैठक कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि वर्चुअली संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जहां हम आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल दिल्ली में प्री बजट पर बैठक कर रहे हैं, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान बता दें कि वर्चुअली संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्री बजट पर सीएम मनोहर लाल की बैठक हो रही है, जहां बता दें पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं आप, प्री बजट पर सीएम मनोहर लाल की बैठक हो रही है, जहां बता दें पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम चर्चा कर रहे हैं। वर्चुअली संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। साथ ही पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी बैठक में मौजूद है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हम आपको बता दें कि प्री बजट पर सीएम मनोहर लाल की बैठक हो रही है, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम चर्चा कर रहे हैं। वर्चुअली बैठक हो रही है, जहां पर संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 22,270 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, और कोरोना के चलते 325 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 60,298 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.21% हो गया है। बता दें आपको, वही एक्टिव केसों की बात की जाए तो देश में फिलहाल कोरोना के 2,53,739 एक्टिव केस है। देश में कोरोना से राहत नजर आ रही है। बता दें आपको, 22,270 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन में आपको बता दें ऐसे 325 कोरोना मरीजों की मौत हुई है कोरोना से, जहां आपको बता दें कोरोना का रिकवरी रेट 98.21% पहुंचा। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के
675 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते 5 लोगों की मौत हुई है और 1102 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.52% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 277 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 70, हिसार में 10 और सोनीपत में 26 और साथ ही पंचकुला में 57 केस दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना काबू में है। बता दें आपको, एक दिन में कोरोना के 675 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1102 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। इस बीच कोरोना पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, देश में कोरोना से राहत भी इस बीच मिलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो सूबे की सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं पूरे हरियाणा में हुए रजिस्ट्री घोटाले को लेकर संबंधित दोषी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी और साथ ही रजिस्ट्री क्लर्क के खिलाफ रजिस्ट्री में गड़बड़ी को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी ओर कैथल के विधायक लीला राम ने अपनी ही बीजेपी सरकार के फैसले को गलत बता रहे हैं, जिस बीच वह अब रजिस्ट्री घोटाले में दोषी बनाए गए हैं और पटवारियों के समर्थन में उतर गए हैं। उनका कहना है कि रजिस्ट्री घोटालों में पटवारियों का कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए उनको गलत फंसाया जा रहा है। नंबर तक है, उसमें मैंने भी अखबार में पढ़ा है, परंतु ये पुराना मुद्दा है और इसमें सरकार बिल्कुल निष्पक्षता से काम करेगी। मैं एक मांग जरूर करूंगा कि जब रजिस्ट्री तहसीलदार करते हैं उसमें मेरे को लगता है कि पटवारी का कोई रोल नहीं होता, तो सरकार ने पटवारियों के बारे में तो विशेष तौर पर ये सोच करके फैसला निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री पटवारी तो क्लर्क वाली भूमिका में होते हैं, जो निर्देश होता है वो उसको चढ़ा देता है। पटवारी का तो इतना ही रोल होता है। मेरे को लगता है कि किसी भी रजिस्ट्री में शायद पटवारी का कोई ज्यादा रोल नहीं होता। परिधि की हद सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश की सरकारी राशन की दुकानों पर एक बार फिर लाभार्थियों को 2 लीटर सरसों का तेल 50 रुपए के हिसाब से वितरित किया जा रहा है। तेल का वितरण सिर्फ उन राशन डिपो पर ही वितरित किया जा रहा है जिनके पास पिछले वर्ष का बकाया तेल पड़ा है। बता दें आपको कि विभागीय आदेशों के अनुसार यह तेल डिपो संचालकों को फरवरी माह में ही वितरण करना है। ये जो सरकार की तरफ से सरसों का तेल जो पिछले 5-6 महीने पहले बंद कर दिया गया था डिपों पे, तो लेकिन वो काफ़ी डिपो धारकों पे सरसों का तेल और थोड़ी मात्रा में बाजरा बकाया था। ये तो ये इस माह आदेश आए हैं सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, कि भाई जो तेल है और जो बाजरा है डिपो धारकों पे जो बचा हुआ वो फरवरी महीने में वितरण करना है। जिसकी अगर बात की जाए रादौर सेंटर की, तो मेरे सेंटर पे ये सरसों का तेल है जो लगभग 610 लीटर बचा हुआ था, जिसका वितरण चल रहा है इस महीने। और जो बाजरा है, बाजरा तो लगभग नील ही है, 51 किलो बाजरा बचा हुआ है बस रादौर सेंटर पे, तो वो इस माह वितरण करना है, जो कि मतलब अब वितरण चल रहा है फरवरी में, फरवरी की लास्ट डेट तक उसका वितरण किया जाना है।
हिसार के उकलाना में नगर पालिका कार्यालय के प्रांगण में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर की अध्यक्षता एसजीएम आरबीआई एसएस सहोता ने की। साथ ही इस मौके पर उन्होंने आमजन और बैंकों के ग्राहकों को बैंकों में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही ठगी की लगातार हो रही घटनाओं से बचने के विभिन्न उपायों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। तो आप जब भी किसी साइट से कुछ डाउनलोड करें तो ये जरूर देखें ऐप्स को आप डाउनलोड करें और ऐप्स के ऐप्स कहाँ से डाउनलोड करें। देखिए, हिसार जिला अंतर्गत सभी बैंक ब्रांचेस हमेशा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम आयोजित करती रहती है। हिसार जिला में ये प्रोग्राम फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर्स के थ्रू, बैंक ब्रांचेस के थ्रू प्रत्येक माह आयोजित की जाती है। इस साल आज जो प्रोग्राम यहाँ किया गया तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक इस साल मनाया जाना है। इसी दिशा में आज उकलाना मंडी में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से श्री एसएस सहोता जी एजीएम चंडीगढ़ से पधारे। इस गांव के और भी कई सारे अतिथिगण रहे। म्यूनिसिपल काउंसिल्स का अच्छा योगदान रहा। चेयरमैन साहब भी इसमें पार्टिसिपेट किए उकलाना मंडी के, और लोगों को जागरूक किया गया कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस अपनावें और सुरक्षित ढंग से अपनावें। डिजिटल ट्रांजैक्शंस अपना करके ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। रिजर्व बैंक हर साल एक थीम चुनकर फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाता है। तो इस साल की जो थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर, डिजिटल चुनिए सुरक्षा के साथ। इस थीम को मुख्य रखते हुए यहाँ पे उकलाना में एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है पंजाब नेशनल के सौजन्य से और रिजर्व बैंक के सौजन्य से यहाँ पे आयोजित किया गया। रिजर्व बैंक के सौजन्य से सप्ताह 14 से 18 फरवरी के बीच मनाया जा रहा है और इसमें रिजर्व बैंक से हमारे एसएस सहोता जी एजीएम आए हुए हैं और मैं एलआर असीजा रिटायर्ड चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक से वित्तीय साक्षरता सलाहकार हूं और लोगों को हम सामाजिक सुरक्षा की जानकारी देते रहते हैं। और आज इस कैंप में भी हमने यही जानकारी दी है कि आप जो है ना प्रधानमंत्री की सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और भी मतलब सुरक्षा स्कीम्स हैं, उन पे आप शाखा प्रबंधक में जाके या बैंक मित्र से संपर्क करके आप उन स्कीमों का फायदा उठा सकते हैं। आरबीआई के निर्देशानुसार आरबीआई से एजीएम श्री एसएस सहोता जी, एलडीएम हिसार व पीएनबी बैंक के सौजन्य से आज जो है उकलाना मंडी में ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरूक करने के लिए वह आरबीआई द्वारा निर्देशित विभिन्न स्कीमों के बारे में ग्राहकों को विस्तार से बताया गया। तो इसमें लोगों को क्या क्या जागरूक किया गया, किस तरह का जागरूक किया जाए? डिजिटल जो है अवेयरनेस के लिए ये स्पेशल जो है कैंपेन था, मुहिम था। इस कैंप में बताया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग में जो है को बढ़ावा दें। तो आप जब भी किसी साइट से कुछ डाउनलोड करें तो ये जरूर देखें ऐप्स को आप डाउनलोड करें और ऐप्स के ऐप्स कहाँ से डाउनलोड करें। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर चलती गाड़ी में आग लग गई। बता दें आपको कि आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आग लगने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम भी लग गया। बता दें आपको कि हादसे में चालक और उसकी पत्नी और बच्चों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं स्थानीय लोगों ने मदद करते हुए पुलिस और फायर विभाग को भी सूचना दी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पत्थर पड़े हैं भाई, साथ बता रहा हूँ तो ज़्यादा कैसे जलाई है ये अपना देनी है और ये पता ना पक्की।
करनाल के मुनक रोड पर शाम को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार ने 4 बच्चों को कुचल दिया तो वहीं 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना को अंजाम देकर कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक्सीडेंट हुआ है इसके संबंध में जाम न लगाए और जो भी कंप्लेंट देंगे उससे सख्त से सख्त कार्रवाई। सर 4 बच्चों को कुचला है गाड़ी ने बता रहे हैं? हाँ 4 बच्चों के बारे में बता रहे हैं। अब उनको अभी वो हॉस्पिटल के अंदर चले गए। 2 की मौत बता रहे हैं सर। अब इस बारे में मेरे पास कुछ नहीं है और भी हॉस्पिटल के अंदर उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने देखा नहीं इस गाड़ी का ड्राइवर है कहाँ। चारों छोटे बच्चे थे? वो छोटे बच्चे थे सर, बिल्कुल ही, और गाड़ी पीछे से आ रही थी, पीछे से उठा रखा। बहुत गलत किया जी। बहुत ही गलत, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ सर। 2 की मौके भी मौत होगी? 2 की शायद मौके पे मौत है। ये हमारा चांस यही है कि लगता है हमारे को भाई ये मौके पे। गरीब परिवारों के बच्चे थे? गरीब परिवार के बच्चे हैं सर। हम तो ये कहते हैं जो भी चले यहाँ से आराम से चले, क्यों क्रॉसिंग करनी होती है, कोई क्रॉस करता है, कोई एक नॉर्मल में है। एक काफी तेज रफ्तार था ये गाड़ी, पूरी रफ्तार से बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे चारों साइड में। एक गाड़ी ने एकदम ऐसे टक्कर मारी कि 2 बच्चे 5 फुट ऊपर चल के गए हैं। 2 बच्चे गाड़ी के नीचे घुस गए एकदम। 2 की मौत हो गई थी मौके पे ही? 2 की मौत यही मौके पे हो चुकी। 2 की भी हालत खराब है? 2 की में एक की ज्यादा गंभीर है, एक थोड़ा नॉर्मल में है। वहीं दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र डर के साए में है। यूक्रेन में छात्र डरे हुए तो है ही, साथ ही दूसरी तरफ प्रदेश में भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि करीब 2000 बच्चे हरियाणा के भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। देखिए ये हमारा खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। सीमा पर अब भी 1.5 लाख सैनिकों की मौजूदगी की बात सामने आ रही है। रूस का दावा है कि उसने सीमा से सेना की वापसी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने अब भी सीमा पर 1.5 लाख सैनिकों की मौजूदगी का अंदेशा जताया। सैटेलाइट तस्वीरों में भी यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिक भारी हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है और इन्हीं आशंकाओं से यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्र बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। हरियाणा के जींद के 68 छात्र, करनाल के करीब 700 छात्र, यमुनानगर के सैकड़ों छात्र, यानी प्रदेश के करीब 2000 ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, उनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। ये छात्र और उनके परिजन अब केंद्र और हरियाणा सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन हालातों में ये बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं। है परीक्षित 5वें साल में, मेरा बेटा परीक्षित है और 5वें साल में पढ़ा है। की बार MBBS की पढ़ाई कर रहा है यूक्रेन में। 5 साल हो गए इसने वहां गए हुए ने। पर 2 देशों के बीच में जो ये तनाव हो रहा है आपस में, तो हम तो ये चाहवा कि मोदी सरकार इस टाइम पर हमारे बच्चे ने बुला ले घर पे, मतलब इंडिया में वापस बुला ले, और जो तनाव खत्म हो जाएगा तो फिर वापस भेज देंगे। पढ़ाई से तो भाई बंदा जरूरी है कि बाल घर आने जरूरी है, ना कि पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। हम तो ये चाहवा कि इस टाइम पर हमारे बच्चे सुरक्षित घर पे आ जाए। वहीं यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है, जिसमें सीएम को यूक्रेन के लोगों की मदद करने की अपील की। रणदीप सुरजेवाला ने मांग की है कि सरकार वहां फंसे लोगों को वतन लाने का प्रबंध करे और सभी को सरकारी खर्च पर वापस लाया जाए। साथ ही कहा कि जो लोग 5 से 6 गुना ज्यादा टिकट के पैसे देकर वापस आए हैं, उनको उनका पैसा वापस किया जाए। से 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ कीव से, जो वहाँ की कैपिटल है कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ से 3rd ईयर का ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी। और
MBBS कर रहा हूँ अपनी वहाँ से। और बेसिकली अब फिलहाल मैं यूँ नहीं जा पा रहा क्योंकि जो दो देशों के बीच वहाँ पे तनाव पैदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा हो रही है। लाइक जैसे यूक्रेन एंड रशिया में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद कल डाले अपने FB पोस्ट पे कि भाई 16 तारीख को अटैक होने वाला है, अटैक डे, इट्स अटैक डे इन यूक्रेन एंड हम सबको एकत्रित होना है, रीयूनियन डे मनाना है, अपने फ्लैग्स वगैरह फहराने हैं वहाँ पे जाके। ये बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, लाइक वर्ल्ड वॉर 3। रशिया ने जो मतलब 1-2 महीने से वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं कि भाई हमें अटैक करना है, रशिया को यूक्रेन को इन्वेड करना है, यूक्रेन पे अपना कब्जा करना है। इन सब को लेके इसी बीच मैं अपनी फ़्लाइट नहीं करवा पाया क्योंकि मैंने 26 तारीख को टिकट करवाई थी, तो मैं इसी बीच नहीं करवा पाया अपनी टिकट क्योंकि अब वहाँ वॉर होएगा। अभी मैंने कुछ अपने क्लासमेट से बातें की कि भाई वहाँ का क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है। सब ने कहा कि भाई हमारे पेरेंट्स खुद मरने को हो रहे हैं, हमको घर बुलाओ, हमें घर बुलाओ कि भाई हमारे बच्चे घर आने चाहिए। जाहिर है जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे छात्रों और उनके अभिभावकों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है और वो किसी भी सूरत में अपने वतन वापसी चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में देश के करीब 18,000 छात्र हैं जो वहां फंसे हुए हैं, जिनमें से करीब 2,000 छात्र हरियाणा के हैं। ऐसे में इन छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार से जल्द अपने वतन वापसी सुनिश्चित करने को कहा है। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इन छात्रों को देश वापस लाने के लिए सरकार आने वाले समय में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। सर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें जो मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी पेरेंट्स वरीड हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं। सैकड़ों बच्चे हमारे जो यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, ख़ासतौर पे मेडिकल की स्टडी के लिए, तो उनके माता पिता बहुत टाइम से परेशान हैं। जैसे जैसे मीडिया की रिपोर्ट पिछले 24 घंटे से जो भी आ रहा है उसकी वजह से, मीडिया के हिसाब से जो इतना स्ट्रेस, जो डर हम लोगों के बीच में है, माँ बाप के बीच में है, उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान हैं, स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें बार बार कॉल्स आ रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये आज कहना चाहती हूँ, मेरी अपील है, मैं अनुरोध भी करती हूँ इस विषय पे, जितने हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और जो वहाँ के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन सबको अगर इस तरह से कोई वार हो रहा है या होने वाला है कल को, तो ऐसे में मेरी एक अपील है, मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, इंडियन गवर्नमेंट से, एविएशन मिनिस्टर से, कि यदि ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है, इस तरह का कोई वार है, तो कृपया करके हमारे भारतीय छात्रों को और नागरिकों को वहाँ से जल्द लाने का प्रबंध किया। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां रोहतक IMT में नया फुटवियर क्लस्टर बनाया जाएगा। बता दें आपको कि बशर्ते बहादुरगढ़ के फुटवियर उद्यमी सरकार से सहमति प्रकट करे। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों से मुखातिब होते हुए कहा कि खरखोदा में मारुति अपनी नई यूनिट लगाने जा रही है। वहीं बहादुरगढ़ के फुटवियर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए HSIIDC के पास रोहतक में करीबन 500 एकड़ जमीन है। उस जमीन पर नया और अधिक फुटवियर क्लस्टर बनाया जाएगा। वहीं बता दें आपको कि फुटवियर पार्क एसोसिएशन के बुलावे पर आए दुष्यंत चौटाला ने क्लस्टर में जुटे बनाने के पूरे प्रोसेस को भी नजदीक से देखा और साथ ही उद्योगपतियों की समस्याओं को सुनने के बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बहादुरगढ़ में 100 बेड का ISI हॉस्पिटल अगले 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि फायर NOC को वैधता बढ़ाने संबंधित मांग पर भी कानून सम्मत काम किया जाएगा। जो हमारा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और साथ में जो फुटवेयर पार्क एसोसिएशन है, इनकी कई लॉन्ग पेंडिंग समस्याएं भी थी, चाहे वो इनके सड़कों की और सीवरेज की हो, एक इनकी डिमांड भी थी। आज हमने ऑफर दिया है कि हम 500 से 600 एकड़ जो हमारा रोहतक का IMT है उसके अंदर फुटवेयर क्लस्टर के लिए ईयरमार्क कर सकते हैं। अभी सहमति हो और सारी एसोसिएशन अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें देने का काम करे,
क्योंकि जिस तरीके से नॉन लेदर फुटवेयर में इंडिया ने अपनी छाप बनाई है और ख़ास तौर पर उसका भी 70% हिस्सा हरियाणा ने लिया है, तो हमारे लिए तो एक बहुत लेबर इंटेंसिव कार्य है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।